नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो पीडीएफ है इस वीडियो की फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का जो पेज है हमारा उसको भी फॉलो कर ले, ताकि आप लोग जो भी पीडीएफ निशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जा रही है हमारे द्वारा वो आप लोग उसको जो है एक्सेस कर पाए। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। पहला मंगल पांडे जी से रिलेटेड है। 1857 का जो आपका रिवोल्ट है उसके संदर्भ में आप इनका नाम सुनते होंगे, ठीक है ना। और इनके बारे में जो है इनको अभी श्रद्धांजलि दी गई है इनके द्वारा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला जो पेपर है जीएस पेपर 1 उसमें रख सकते हैं आप, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है। जीएस पेपर 1 का पार्ट है, देखेंगे बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद काटसा की बात करेंगे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक तरीके का सैंक्शंस था, अपने एनिमी स्टेट्स जो है वो नोटिफाई कर रखा था यूएस ने और बोला कि उनके साथ जो भी, जैसे ईरान है, रशिया है ना, तो इनके साथ जो भी आपके लोग संबंध बना रहे हैं तो फिर उसके संबंध और जो यूएसए के संबंध है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे कुछ ये संदर्भित है, इसको देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल की हमारी डील थी रशिया के साथ, वो वापस से जो है उसमें अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि भैया हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, आपके सिक्योरिटी का रीजन है। इसका सीधा जो आपका अर्थ है वो ये है कि भारत की जो अवस्थिति है आईयू और रीजन में, अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो जो यूएस है भारत को एक नेचुरल जो है एक प्लेयर के रूप में देखता है और अपने मित्र के रूप में देखता है, ठीक है ना। यही तो है गेम, यही तो है आपका पावर गेम जिसको बोलते हैं, और यही बैलेंस ऑफ पावर है ना। तो रशिया चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को साथ लेके चलना जरूरी, इसलिए यूएस ने ऐसा स्टैंड लिया। इसको देखेंगे, जीएस पेपर 2 का पार्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन एक दिन और भी कवर किया था हम लोगों ने, ठीक है। और बहुत सिंपल सा बिल्कुल कोर टॉपिक है आपका, स्टैटिक पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग पेपर 2 का। इसके बाद वाइल्ड फायर की बात करेंगे कि किस तरीके से जो जंगलों में आग की घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, है ना। उसके पीछे मानव जनित भी आपके क्या है, वहां पर कारक है, कारण है, और उसके अलावा जो आपकी प्राकृतिक कारण है वो तो है ही, ठीक है। इसको देखेंगे। जीएस पेपर 3 का पार्ट है आपका एनवायरमेंट का, ठीक है। और जहां पर हम नेचुरल जो है आपकी कैलामिटीज, डिजास्टर वगैरह पढ़ते हैं, है ना। डिजास्टर मैनमेड भी होते हैं और नेचुरल दोनों होते हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद जो ये 3rd पेपर का पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ईएसए की बात करेंगे हम लोग, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे वेस्टर्न घाट का जो मैक्सिमम पार्ट है उसको जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के रूप में जो है वहां पर क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। बताइएगा कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी इससे संदर्भित है क्या, तो उसी के बारे में अभी केरला इसका अपोज कर रहा है कि इसके कारण तो जो मानव समुदाय है जो वहां निवासरत है उनके जीवन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोग जो है इसको जो है कम करिए, है ना। उसके कारण ये न्यूज में है, हमको ईएसजेड और ईएसए दोनों देखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो जो आपका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो असेसमेंट वगैरह भी करते हैं, फिर उसके बाद सेंसिटिव जोन को डिफाइन करते हैं, है ना। बायोडायवर्सिटी जिस एरिया में बहुत ज्यादा एनरिच्ड होती है ना, तो उन क्षेत्रों को जो है
क्या करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए ऐसे जो है प्रावधान अपनाए जाते हैं। तो थर्ड पेपर का पार्ट है, पहला टॉपिक अब डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो मंगल पांडे जी के बारे में जो बात है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी में इनको ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है। अब इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो इनको याद किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या है, तो भैया 1857 में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को जो है वो उस विद्रोह को स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है, आरंभ करने का जो श्रेय जाता है, भड़काना शब्द नेगेटिव है ना, तो वो जो उसको प्रोवोक करते हैं, है ना, जो प्रोत्साहित करते हैं, लोगों में एक जन भावना एकत्रित करते हैं कि भैया ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है संघर्ष करना है, हमको क्रांति करनी है, तो उनके रूप में जिनका नाम याद किया जाता है वो हमारे मंगल पांडे जी हैं, ठीक है ना। और आगे चल के यही जो है मोटिवेशन का काम करेगी हमारी पूरी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को। इनका जन्म जो है यूपी के बलिया में हुआ 19 जुलाई 1827 में, ठीक है। और ये 18 वर्ष की एज में ही सोल्जर बन गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इन्होंने ज्वाइन किया था और 18 साल के थे तभी इनको सोल्जर बना दिया गया था, बन गए थे ये। और ये जो सिपाही थे, सिपाही थे कहां के, ये पूछा जाता है यूपी पीसीएस के कई सारे क्वेश्चन में पूछा गया है इसको, तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि किस नेटिव इन्फेंट्री से, तो 34th बंगाल जो आपका नेटिव इन्फेंट्री है वहां से ये आपके क्या थे, सिपाही थे। इसके बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ ये 1857 की क्रांति हुई, उसके तात्कालिक कारणों की बात करें तो गाय और सुअर की चर्बी से बनी जो एनफील्ड थी P53, उसको क्या करना था, कारतूस जो है मुंह से छील के जो है इसमें लगाना पड़ता था। और ये हिंदू और मुस्लिमों की दोनों की धार्मिक आस्था के विपरीत था और यही जो है तात्कालिक कारण बना संघर्ष का, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दीर्घकालिक कारण बहुत सारे हैं, उनके बारे में आंसर लिख के दिखाइएगा आप कि 1857 की क्रांति के जो आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सांस्कृतिक कारक जो हैं वो आप लिख के बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा है, इससे पूरा टॉपिक आपका एक बार रिव्यू हो जाएगा, आपके द्वारा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि ये जो है कहां पर पोस्टेड थे, तो मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में आप देखेंगे तो वहीं पर इन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था, है ना, हमला किया था 29 मार्च 1857 को, ये डेट याद रख सकते हैं हम लोग स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये पहला ऐसा विद्रोह था, है ना, जो एक तरीके से ये मानिए कि हमारे भारतीयों की एक मुखर जो है वो क्या थी, वहां पर प्रतिक्रिया थी ब्रिटिश शोषणकारी शासन व्यवस्था के विरोध में। इसीलिए 1858 का एक्ट आएगा और अब क्राउन का शासन हो जाएगा, इसी का प्रभाव देखा जाएगा और धीरे धीरे अब हम स्वतंत्रता की ओर जो है वो अग्रसर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इसको वीडी सावरकर जी का नाम हम लोगों ने कल लिया भी था, उनके बारे में पढ़ा भी था, उन्होंने ही बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये आपका, है ना, स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला आपका संघर्ष बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है, ठीक है। कई लोगों के द्वारा इसको षड्यंत्र वगैरह की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक। अब इसके बाद जो हमले के बाद जब इनकी गिरफ्तारी करने की बात आई तो इनको लगा कि गिरफ्तार हो जाऊंगा मैं, तो ये खुद अपने आप को शूट कर लेते हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ घायल होते हैं, है ना, और इनकी मृत्यु नहीं होती है। फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। उन पर मुकदमे की पहले डेट जो थी वो 18 अप्रैल की थी, लेकिन वो डर गए अंग्रेज कि भैया बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह ना हो जाए, तो एक काम करते हैं, इनको 8 अप्रैल को ही जो है क्या कर दिया, उनकी पेशी की तारीख वगैरह कर दिया, ठीक है ना, मतलब डेट जो है वो आपकी 8 अप्रैल कर दी। अब देखिए यहाँ पर वो तो कई लोगों को फांसियां भी देंगे, बहुत सारे जो है रेग्रेसिव वहां पर जो आपके आयाम है वो अपनाएंगे ब्रिटिशर्स यहाँ पर। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता के बाद जो है इनकी याद में, इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जो है वो स्मारक डाक टिकट 1984 में भारत सरकार ने जारी किया। इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर्स इनके ऊपर बनी हैं, बहुत सारे प्ले किए गए हैं, बहुत सारे जो मंच नाटक वगैरह किए गए हैं, ठीक। तो नॉर्मल सा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1857 का ये जो विद्रोह था वो ट्रिगर पॉइंट था हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण हमको यहाँ पर करना है। अब काटसा के बारे में बात करेंगे तो सीधी बात है, अमेरिका ने बोला भैया कि अगर S-400 मिसाइल भारत ले रहा है रशिया से, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं है, सिक्योरिटी का कंसर्न है भैया, ठीक है। इतना आप सोच रहे हैं हमारे बारे में, है ना। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ किससे ड्रिवन होती है चीजें, किससे होती है बताइए, नेशनल इंटरेस्ट और जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। अब यहाँ पर जो काटसा है ये लॉ इनैक्ट किया था 2017 में यूएस गवर्नमेंट ने, और उसने बोला था कि रशिया और ईरान और उत्तर कोरिया के साथ जो लोग भी रक्षा और खुफिया सौदे करेंगे उनके खिलाफ
अमेरिका सरकार द्वारा दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है ना, यानी जो है इनको राष्ट्र उन्होंने घोषित कर दिया एक तरीके से। अब यूएस प्रेसिडेंट जो आपकी उनकी नियमावली है विषयानुसार जो उन्होंने वहां पर नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफाई किया 2018 में, उसके आधार पर जो भी प्रतिबंध था है ना, उनको माफ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, किसको? यूएस प्रेसिडेंट को दी गई थी वो अथॉरिटी कि वही जो है इस तरीके के सैंक्शंस को जो है वो क्या कर सकता है, लगा भी सकता है, खत्म भी कर सकता है ना। तो कौन करेगा? तो अमेरिका राष्ट्रपति के हाथ पे ये चीज दे दी गई कि भैया किसी के ऊपर प्रतिबंध है तो खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे ही भारत को अभी जो है यहां पर छूट दे दी गई है। अब 2018 में इंडिया ने साइन किया था $5 बिलियन की डील हमारी रशिया के साथ, जिसमें 5 यूनिट हमको खरीदना था S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो अभी पूरे वर्ल्ड में सतह से जो है वायु में मार करने वाली एक सबसे उन्नत संस्करण है। ठीक है ना, तो ये हमको आवश्यक भी है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे। ठीक, तो इस पर जो है ये समझिए कि अमेरिका ने रूस से S-400 के लिए जो एग्रीमेंट था है ना टर्की पर, तो उस पर जो है उसने खरीदारी कर ली थी, तो पहले ही प्रतिबंध लगा चुका था, लेकिन भारत के ऊपर नहीं लगाया। ये होती है क्या आपकी जो शक्ति आप जो प्रदर्शित करते हैं, आप जो है कितने वहां पर पावरफुल हैं आईओआर रीजन पे, ये चीजें जो है यहां पर ड्रिवन कर रही हैं। ठीक है ना, टर्की से उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था तो टर्की के ऊपर लगा दिया उसने प्रतिबंध, लेकिन आईओआर रीजन में अगर भारत के ऊपर लगा देगा तो चाइना रशिया को काउंटर कैसे करेगा वो? ठीक है ना, बैलेंस कैसे करेगा पावर को? तो सिग्निफिकेंस क्या है वेवर का? सीधी बात है, हम एक्सेस कर पाएंगे S-400 जो हमारी मिसाइल है, तो हमारी जो आपकी मिलिट्री और जो हमारी सुरक्षा जो बल है उनकी शक्ति जो है एनहांस्ड हो जाएगी, हम और सशक्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये आप देखेंगे कि जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है वहां पर अपने महत्वपूर्ण सहयोगी का समर्थन जो है नहीं खोना चाहता था अमेरिका, है ना, चाइना और रूस के गठबंधन का मुकाबला करने के लिए, वही चीज यहां पर बता रहे हैं ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस भारत का जो है प्राइमरी जो है हमारा आज भी प्राथमिक रक्षा साझेदार है। हालांकि हम अब उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन रूस का विरोध करना हमारे लिए कोई व्यवहार्य विकल्प नहीं है। ऐसा शब्द होना चाहिए, व्यवहार्य विकल्प नहीं है। अब इसके बाद फ्यूचर क्या है? फ्यूचर डील जो है रशिया के साथ, उसके बारे में बात करें तो 2+2 वार्ता हुई है हमारी। ठीक है ना, इंडिया और रशिया ने साइन किया है मिलिट्री टेक कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020-21 से लेके 2031 तक के लिए। ठीक है, और यहां पर मेडन हमारे यहां बीच में जो है दोनों देशों के बीच में 2x2 जो है डायलॉग भी हुआ है वहां पर। ठीक है, डायलॉग हुआ है। ठीक, तो इससे क्या है कि हमारी जो अगले दशक में रक्षा संबंध है वो और सशक्त किए जाएंगे। तो हमारे रक्षा संबंध जो है वो और आगे जो है जा रहे हैं और सशक्त हो रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत के लिए $9 अरब से भी अधिक के जो सैन्य हथियार हैं वो अभी स्टेज पे हैं। आप लगातार क्राइसिस देख रहे हैं, तो हमारा बहुत सारी जो एग्रीमेंट है, तो भैया सीधी बात है, प्राइमरी हमारा क्या है, वो डिफेंस पार्टनर है। अब अगर हमारा हथियार वगैरह का आयात हम वहां से करते हैं, वहां पर कोई क्राइसिस है तो हमारी वो डील जो है स्टेक पे तो आ ही जाएगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि यूपी में भी एक यूनिट लगाई गई है जिसमें जो आपका AK-203 असॉल्ट राइफल्स वगैरह जो है वो उसकी खरीद के लिए दोनों देशों के बीच में 5,000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक, इसके अलावा रशिया से और भी राइफल्स हमने खरीदी 70,000 के अलावा 70,000 के अराउंड। तो यहाँ रशिया के साथ एक ज्वाइंट वेंचर भी हम चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोरबा अमेठी में। ठीक है ना, जो निर्मित किया जाएगा वहां पर ये असॉल्ट राइफल्स वगैरह। तो ये हमारी इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि यहां पर जो बताया जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी पोषित करेगा कि नहीं करेगा। और इस डील के बारे में हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि हमारा रशिया के साथ क्या क्या जो है, लगातार हम इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो एक आप एग्जाम्पल जो है आप रख सकते हैं कि कितना हद तक जो है हमारे जो सैन्य संबंध है रशिया के साथ आज भी जो है वो बहुत ज्यादा सशक्त है। ठीक है, हथियारों का आयात वगैरह हम सबसे ज्यादा वहीं से कर रहे हैं। उसके अलावा आप अकूला क्लास की पनडुब्बी देखेंगे, चक्र 3 जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है 2019 पर, है ना, तो उसको लीज पर देने के लिए रूस के साथ जो है $3 बिलियन का एग्रीमेंट हमने साइन किया था, है ना। 2025 तक जो है 10 साल की अवधि के लिए उसको वितरित किए जाने की उम्मीद है ना, लीज वगैरह की बात है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है जुलाई 2020 में जब लद्दाख में चाइना के साथ हमारा सैन्य जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा चरम पर था, तो भारत ने जो 12 सुखोई 30 MKI है आपका, MKI है, और जो 21 MiG-29 फाइटर्स एयरक्राफ्ट हैं
उनकी खरीद के लिए भी हमने एग्रीमेंट किया था 18,148 करोड़ रुपीस का। इसके बाद S-400 जो मिसाइल सिस्टम, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये अभी वर्ल्ड की सरफेस टू एयर जो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है लॉन्ग रेंज का, उसमें सबसे ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस भी है पूरे वर्ल्ड में, मॉडर्न एरा में, लॉन्ग रेंज जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपके एरियल टारगेट्स जैसे इसमें एंगेज होते हैं, आप समझिएगा कि सभी प्रकार के जो आपके हवाई लक्ष्य हैं एरियल टारगेट्स, उनको वो क्या कर सकता है, भेज सकता है। 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई जो आपके वाहन होते हैं जिसको ड्रोन वगैरह भी बोलते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सहित कोई भी टारगेट हो तो उसको ये हिट करेगा और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है ये, ठीक है ना। ये एंगेज होता है इन सब टारगेट्स के साथ, ठीक है ना, जो एरियल टारगेट्स यहां पर दिए गए। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, लिखिएगा जरूर कि भारत, रूस और भारत अमेरिका के भू सामरिक या भू रणनीतिक संबंधों पे, जियो स्ट्रैटेजिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, काटसा छूट के प्रभाव को स्पष्ट करें। प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करेंगे हम यहां पर, है ना। अब ये जो है क्या होते हैं प्रेसिडेंट, हमारे तो राष्ट्र के प्रथम नागरिक है, ठीक है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, भलाई सिंबल है ना, सिंबॉलिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, आप डायरेक्टली वोट डालने नहीं जाते, आपके प्रतिनिधि वोट डालते हैं, है ना। राज्य विधानसभाओं के जो आपके सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो है ना, जो चुने जाते हैं वो डालते हैं, और दोनों जो है आपके किसके बताइए, जो आपके संसद के दोनों सदन है उनके चुने हुए सदस्य तो इनको चुनते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली चुनाव नहीं होता, तो इनडायरेक्टली होता है इनका, इसलिए जो है प्रधानमंत्री का डायरेक्टली चुनाव होता है, और जो रियल पावर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो वेस्टेड है आपकी किसमें, प्रधानमंत्री में। अब इनके ऊपर जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती वो इनमें निहित होती, लेकिन उसका भी प्रयोग वो जो है वो किसकी, एड एंड एडवाइस पे करते हैं। आर्टिकल 74 75 आप लोग देखते होंगे, तो वहां पर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद, ठीक है। अब यहां पर इलेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उनका अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, और उसमें एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा जिसमें कौन शामिल होंगे, तो एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ये वर्ड यहां पर क्रक्स है, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, और इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे आपके यूटीज में दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि वहां पर विधानसभाएं थी। अब आर्टिकल 324 में यह बताया गया है कि भैया प्रेसिडेंट कि जो इलेक्शन की पावर है वो कौन किसके पास है, किसके पास वेस्टेड है, कि कौन कराएगा उनका जो आपका चुनाव वगैरह होगा, तो वो आपका आर्टिकल 324 में बताया गया है कि हमारा जो क्या भारत का चुनाव आयोग है वही कराएगा, उसी में ये शक्तियां जो है वो निहित है। इसके बाद आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि इनका जो चुनाव होगा किस प्रणाली से होगा, तो ये रेपिटेटिव वर्ड है, चुनाव जो होगा आनुपातिक जो है आपका क्या प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो है उन्हीं मानकों के अनुसार जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होती है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, उसके माध्यम से होगा, और इसमें सीक्रेट बैलेट का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि जो है किसी को जो है क्लियर कट वहां पर बहुमत मिल सके, ठीक है। अब वहां पर काउंटिंग वगैरह वो फॉर्मूला वगैरह हमें नहीं रखना है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस क्या है प्रेसिडेंट की, तो सीधी बात है आर्टिकल 56 ये बताता है कि भैया ये अपने पद ग्रहण करने की तारीख से नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो है इनका पद रहेगा, लेकिन वो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद भी तब तक बने रहेंगे पद पर जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद पर ना आ जाए। इसका कारण ये है कि अगर हेड ऑफ द स्टेट नहीं होंगे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव जो एक्ट है 1952 की, उसकी जो सेक्शन है, उसका जो सेक्शन है 4 सब क्लॉज 3, उसके अनुसार ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो नोटिफिकेशन होता है, जो अधिसूचना होती है, वो चुनाव आयोग जो है वर्तमान में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है उनकी समाप्ति के 60 दिन पहले, मतलब जब समाप्त होने वाला पद का कार्यकाल उसके 60 दिन पहले की अवधि के भीतर किसी भी दिन जारी कर सकता है। अब यहां क्वालिफिकेशन की बात करेंगे इनकी, तो ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ठीक है। उसके बाद इनकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, और इनकी जो सदस्यता का मानक है कि लोकसभा के सदस्य बनने के ये योग्य होने चाहिए, है ना, अर्हता होनी चाहिए उनके अंतर्गत। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखा हो इन्होंने अपने हाथ में। कहने का मतलब ये कि भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी सरकारी
सरकारी नियंत्रण के अधीन लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए इनके द्वारा। लेकिन लाभ के पद के अंतर्गत कौन से पद नहीं आएंगे, तो भैया राष्ट्रपति पद नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति पद नहीं आएगा, राज्यपाल नहीं आएगा, संघ या राज्य का कोई मंत्री पद है वो नहीं आएगा। वो सब जो होंगे चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एग्जम्पशन है ये सब। अब डिस्कशन यहां पर देखेंगे, जो आपका डिस्कशन यहां पर करना है किस पे, इस प्रैक्टिस करना है हमको। जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं दिखाते हैं, डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं यहां पर, कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके क्या है, मतलब एक तो उनके चुनाव के तरीके पर चर्चा करना है हमको यहां पर, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है उनका चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है वो, हम राष्ट्रपति जो है उनके पास हमारे यहां वास्तविक शक्तियां जो हैं वो वेस्टेड हैं, है ना। इस संदर्भ में एक कंपैरिजन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन, आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो आपका चुनाव होता है उसके आधार पर क्या होता है वहां पर शासन व्यवस्था। जैसे अमेरिका में देखेंगे तो आप वहां पर देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक प्रधानमंत्री शासन वाली सरकार और जो आपकी राष्ट्रपति मूलक जो आपकी सरकार है, उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करके बताइएगा आप लोग। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद वाइल्ड फायर की बात करेंगे हम लोग। तो लगातार फ्रांस और स्पेन में जो आपकी जंगल की आग है उसका प्रकोप यूरोप में लू के रूप में देखा जा रहा है, हीट वेव के रूप में देखा जा रहा है। अब जंगल की जो आग है, दावानल भी बोलते हैं इसको, तो जंगल वनाग्नि भी बोलते हैं। तो जंगल की आग क्या है, तो एक तरीके से आग का वृहद स्वरूप है ये, जो अप्रत्याशित रूप से फैलती है। कैसा वातावरण वहां पर होगा तब फैलेगी जब दहन योग्य होगा, मतलब कंबस्टिबल, मतलब दहनशील वातावरण में अप्रत्याशित रूप से फैलती है, जिसके कारक आपके मानव जनित भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकती है। और ये जो है बहुत लंबे समय तक जो है वो आग जो है प्रज्वलित होती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक अगर मौसम शुष्क है, गर्म है, वहां पर जैसे अब हमारे यहाँ देखिए आप उत्तराखंड साइड में तो पाइन के पेड़ ज्यादा है, तो वो जो नुकीले जो आपके क्या होते हैं, उनके पत्ते होते हैं बिल्कुल नुकीले नुकीले, तो वहां पर भी आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो जैसे बिजली गिर गई या कोई मानवीय लापरवाही जैसे प्राकृतिक कारकों से भी ये शुरू हो सकता है, मानवीय जो है लापरवाही से भी शुरुआत हो सकती है इसकी। अब यहाँ पर कुछ डेटा बताया जा रहा है कि भारत में 125% की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट फायर्स में। अब आप समझिए किसने रिपोर्ट दी है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने। ये बहुत बड़ी बात है 2015 से 17 के बीच में, ठीक है। तो वहां पर रहने वाली जो कम्युनिटी है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी वहां के रिसोर्सेज पे होती है। फिर बायोडायवर्सिटी इन्वायरमेंट पे तो जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ ही रहा है, और राष्ट्र पर और राज्य पर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद हमारा ग्रीन कवर कम हो रहा है, ग्रीन बेल्ट कम हो रहा है, तो बहुत सारे उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। अब हमारे यहाँ जो मोस्ट वल्नरेबल एरिया है फॉरेस्ट फायर के लिए, फॉरेस्ट में बात करें तो असम है, मिजोरम है, आपका त्रिपुरा है ना, जिनको एक्सट्रीमली प्रोन के एरिया में रखा गया है फॉरेस्ट फायर के लिए। और वैश्विक स्तर पर देखें तो साइबेरियन रीजन हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, आपका पैंटनल वेटलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो आपका रेन फॉरेस्ट है, ये वाले एरिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रोन है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा संकट से ये जो जगह है वो गुजर रहे हैं। किस संकट से? जंगल की आग वाले संकट से। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जंगल के आग के कारण क्या है ना। तो प्राकृतिक कारण में बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, है ना, जब बिजली वगैरह हो गई, जो बिजली गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद बांस या जो नुकीली पत्तियां, उनका घर्षण उच्च हवा के वेग के कारण, एल नीना और जो आपका एल नीनो और ला नीना का जो भूमिका वो तो है ना। उसके बाद अंटार्कटिका में जो अचानक रूप से समताप मंडल जैसे वार्म हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ये भी एक कारण है। एंथ्रोपोजेनिक कॉज की बात करें तो जैसे पराली जलाना, पिकनिक मनाने गए वहां पर, है ना, किसी ने स्मोक वगैरह किया और वो जो आग वहां पर छूट गई, है ना, तो लापरवाही, सतर्कता की कमी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे वहां पर जो आपके चारागाह जो होते हैं, है ना, घुमक्कड़ जो जनजाति होती है ना, तो बक्करवाल वगैरह जैसे आप देखते हैं, तो जैसे चारागाह जो समुदाय के लोग हैं, संग्राहक समुदाय के लोग हैं, वो अपने मवेशियों को वहां पर चराने वगैरह ले जाते हैं। अब अच्छी घास पाने के लिए और जो मामूली सी वहां पर वन उपज इकट्ठा करने के लिए छोटी छोटी सी आग लगाते हैं, और उसका भी प्रभाव जो है व्यापक स्तर पर कभी कभी कन्वर्ट होकर फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसमें भी आग वाग लगाई जाती है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में एक सबसे बड़े रीजन में से एक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका एक चीज बताया जा रहा है, क्लाउड जो फॉर्म होते हैं टॉप पे किसके, हीट सोर्सेज के, इसी को क्या बोलते हैं, पायरो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक है। जो हीट वेव्स है, जैसा हीट सोर्स है, तो उसके ऊपर वो फॉर्म होता है इस तरीके के जो मेघ होते हैं। तो ये तीव्र तूफान के साथ बिजली ला सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूमुलोकुम्बस आपको, क्यूमुलो निम्बस जो आपका क्या है,
क्लाउड, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, है ना, कपास स्तरीय मेघ भी बोलते हैं इसको। तो क्यूमुलोनिम्बस का मतलब ही ये है कि बहुत ज्यादा जो है मूसलाधार बारिश होगी वहां पर तूफान वगैरह के साथ, है ना। तो उसी तरीके से ये बनता है और ये भी एक रीजन है। इसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जो है सर्दियों का मौसम छोटा हो रहा है आपका, टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन में, जैसे साइबेरियन रीजन है आपका, रशिया, वहां पर मौसम जो है शुष्क होता जा रहा है। और क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहा है, इसलिए भी आग की जो घटनाएं हैं जंगल में वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो हीट वेव्स है ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट इंटेंस कारक है ना। जो मानव परिवर्तन, जो आपका मानव प्रेरित जो जलवायु परिवर्तन है, जो हम ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट देख रहे हैं, या हमारे जो आपका जीवन संस्कृति उसके कारण जो हम लोग क्लाइमेट में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, उसके कारण लू बहुत टाइम तक बनी रहती है, सस्टेन करती है ना। ये भी अपने आप में एक कारक है। और सीधी बात ये बताया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक डेटा अपने पास रख सकते हैं कि औद्योगिक युग के बाद से अभी तक जो है पूरे वैश्विक तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की ग्रोथ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब इंपैक्ट क्या है फॉरेस्ट फायर का, तो सीधी बात है, मानवों पर लिख लीजिए, राज्य पर लिख लीजिए, है ना, और एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में लिख लीजिए, खत्म हो गई बात। यहाँ पर जो वन आवरण है, मिट्टी की उर्वरता, नमी, वृक्षों की वृद्धि, वनस्पति, है ना, जीव जो वहां पर निवासरत जीव जो वहां पर रहते हैं, है ना, ये आपकी फ्लोरा फौना दोनों की बात करें, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्रजातियों का जो आवास है उसके नुकसान के पीछे ये एक प्रमुख कारण है, उनके कारण उनका हैबिटाट लॉस हो सकता है और उनके विलुप्त होने के जो है वो जो संभावना है वो बढ़ सकती है। इसके बाद ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा ही, और वहां पर जो आपकी कम्युनिटीज रहती हैं वो आश्रित रहती हैं जंगल के संसाधनों पर, तो उनका नुकसान होगा, तो उन पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब वहां से जैसे मान लीजिए छोटी झाड़ियां, घास, ये जो आपका ट्री वाली जो बेल्ट है जब वो खत्म हो जाती है वहां पर, है ना, तो कहने का मतलब वहां पर झाड़ियां कम हो जाएंगी, घास कम हो जाएगी, तो वो जो एरिया है वो आपका भूस्खलन को क्या करेगा, उसके लिए प्रोन हो जाएगा। वहां पर भूस्खलन जो है उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा मिट्टी का कटाव वगैरह तो उससे होगा ही, ठीक है। और उसके बाद जल संरक्षण पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इससे इस आग से जो है जहरीली गैसें वगैरह निकलेंगी, तो उसमें मनुष्यों में हृदय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो ऋणात्मक प्रभाव है वो भी पड़ेगा। इसके अलावा ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देगा, क्योंकि जंगल जल जाएंगे तो कहां रहेंगे फिर जानवर, ठीक। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड परिवर्तन, विशेष रूप से जंगल की आग जो है वो वहां की जो आपके लोग हैं, कम्युनिटी, उनके आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा हो सकती है ना। इसके बारे में टिप्पणी करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो केरला जो है क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जैसे इलेक्शन का टाइम होता है, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लगातार जो है इस तरीके का विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है विरोध करने से नहीं, बैठ के सहयोग और समन्वय के संदर्भ में ही कोई जो है पॉजिटिव वहां पर आउटकम लाया जा सकता है। केरल के विरोध का कारण बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो है हाईली डेंस जो है ह्यूमन पॉपुलेशन है, कहने का मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मानव आबादी का जो घनत्व बहुत ज्यादा है। ये जो नोटिफाइड आपके क्या है, जहां पर कंजर्वेशन किया जा रहा है साइट, तो वहां पर बहुत ज्यादा मानव की क्या है, आबादी है, ठीक है। तो जो किसान समूह है, राजनीतिक दल है, वो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भैया मानव बस्तियां जो है यहाँ पर, उनको जो है इस संवेदनशील क्षेत्रों के शासन से छुट्टी दे दी जाए, ठीक है। अब बताया जा रहा है केरला के द्वारा कि राज्य का 30% जो भाग है वो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट है, जो पूरे राज्य में 48% जगह पर क्या है, उसका एक्सपेंशन है, ये डेटा बता रहे हैं। तो कैसे आप जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वहां पर जो है डिफाइन कर दोगे, ऐसा केरला का बोलना है, ठीक। अब यहां पर समझिएगा कि केरला को आशंका ये है कि जो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन है और ये जो रूल निकाला गया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का, उसके कारण जो है उनके पर्सनल जो है राज्य के जो हित हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वहां के लाखों लोगों के जीवन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है इसके खिलाफ जो है यहाँ पर चर्च का एक जो है कम्युनिटी जो है ना, वो एक्शन में आई है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में आई है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 900 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से और एरिया को आप अगर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई कर देंगे तो वहां पर दबाव ज्यादा आएगा,
जनसंख्या का और क्षेत्र के हिसाब से जो क्षेत्र पर दबाव ज्यादा आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। उसके अलावा इको सेंसिटिव जोन क्या है, तो भैया 1986 का जो आपका अम्ब्रेला एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत इसको अधिसूचित किया जाता है, ठीक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा। अब जो हमारी कार्य योजना थी, जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय उसने जारी किया था, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 16 के लिए, और उसके अनुसार जो नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनकी बाउंड्रीज के 10 किलोमीटर के पेरिफेरी, मतलब उसके भीतर की भूमि को जो है पारिस्थितिकी रूप से सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई किया जाना है। 10 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, अगर वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संवेदनशील कॉरिडोर गलियारे के अंतर्गत हो। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है यहां पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, निर्देश दिया था कि प्रत्येक जो संरक्षित वन है आपका, प्रत्येक संरक्षित वन है उसमें 1 किलोमीटर का पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर कोई भी परमानेंट वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की वहां पर अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है, परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद माइनिंग हो गई, वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है ना, जैसे कि नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्षेत्र में भी और नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में भी, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो मौजूदा आपका सेंसिटिव जोन है ना, उससे 1 किलोमीटर आगे की ओर भी बफर जोन से आगे अगर वो जाता है ना, या यदि कोई वैधानिक तंत्र जो है उसको निर्धारित कर देती कि इसकी सीमा को और जो है आगे ले जाना है ना, तो ऐसी जो विस्तारित सीमा होगी वो मान्य होगी अगर उसके पीछे तर्क दिए जाए, है ना, सीधी सीधी बात है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इन फाइंडिंग्स को याद नहीं रखना हमको, ठीक है ना, सिर्फ ये याद रखना है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होता है, क्या बोल रही है कोर्ट, 1-2 पॉइंट वहां पर कोर्ट का लिख देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर जो है रीजन बताए जा रहे हैं इको सेंसिटिव जोन के बनाने के, तो सबसे पहली चीज ये कि हमको जो आपका एक तरीके से संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक अवशोषक या प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट करना था कि उन पर जो ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है उनको रोका जा सके, उसके लिए। उसके बाद ये एक तरीके से ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करेगा, जहां पर एक एरिया में हाई प्रोटेक्शन होगा और एक तरफ जो आपका कम प्रोटेक्शन होगा, कंपैरेटिव बात करें। सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो सीधी बात है, जो आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसको मिटिगेट कर पाएंगे हम लोग, उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर पाएंगे, ठीक है, इसके द्वारा। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो आपका एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेस का, वो आपका कैरिंग कैपेसिटी से जो ज्यादा हो रहा है उसको भी हम मिटिगेट कर पाएंगे, डिफॉरेस्टेशन को जो है हम लोग रोक पाएंगे। इसके अलावा मिनिमाइज कर पाएंगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपके मानव पशु संघर्ष। उसके अलावा जो जैव विविधता के यथा संभव जो आपके ज्यादा प्रोडक्टिव या ज्यादा सेंसिटिव जो जोन है, वहां पर इन सीटू कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी का किया जाएगा। इन सीटू मतलब वहीं पर रहकर, एक्स सीटू मतलब वो प्रजाति कहीं और की और उसका कंजर्वेशन कहीं और किया जाता है, जैसे बॉटनिकल आपका गार्डन वगैरह होता है, इन सीटू में आप नेशनल पार्क वगैरह रख सकते हैं एग्जाम्पल में। इसके बाद चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि भैया डेवलपमेंटल वर्सेस कंजर्वेशन डिबेट, यहाँ पर डिबेट ये होती कि या तो संरक्षण कर लो या विकास कर लो, है ना, ठीक है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि स्थानीय लोगों की जो गतिविधियां उसके कारण तो पहले से ही इन पर जो है बहुत ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो यहां पर ये भी बोला गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी है, कहने का मतलब जो वन अधिकार अधिनियम है उसको प्रभावी रूप से मान्यता देने के लिए या क्रियान्वयन में उसके समस्या है, वहां पर जो प्रशासन है उसका जो है स्टेट जो है वहां पर उदासीन देखा जाता है ना, तो इफेक्टिवली जो है इसका जो है क्या इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाता, तो ये हर जगह ये आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, है ना, इंप्लीमेंटेशन की। ये तो कॉमन है आपका पॉइंट यहां पर, ठीक है। अब नॉर्मल सी चीज यहां पर आगे जो यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो यहां पर पूछा जा रहा है ना, अब लास्ट ये लिखा गया है कि एक्ट जो है वो कम्युनिटी राइट्स को भी जो है फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाना चाहिए था, जबकि यहां पर एक तरीके से इसको रेगुलेटिंग प्रोविजन के रूप में जो है वो यूज किया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि अधिनियम ऐसा बनाइए, सरकार को ऐसे एक्ट बनाने चाहिए जिससे सामुदायिक अधिकारों के क्या करने के लिए उसको फैसिलिटेट किया जाए, सामुदायिक अधिकारों को। तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि उन अधिकारों को सुविधाजनक बनाए जाने के
बजाय ये क्या कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो रेगुलेशन कर रहे हैं, विनियमन कर रहे हैं। ये सब हम क्या लिख रहे हैं, चुनौतियां लिख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है, यहां पर सभी लोगों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम राष्ट्र के, है ना, जैसे नागरिक है, सरकार है ना, कोर्ट है, इन सबको जो है एक ही चीज सोचना चाहिए कि किस तरीके से वहां पर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए, जैव विविधता का संरक्षण भी हो जाए और स्थानीय जो आपके समुदाय हैं उनके अधिकारों का भी संरक्षण हो जाए और उनके लिए वैकल्पिक आय सृजन वगैरह के अवसर भी वहां से उपलब्ध कराए जाए। वहां के स्थानिक लोगों के लिए ऐसी पॉलिसीज हमको क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। कुल मिला के वहां की जो कम्युनिटी है, उनके जो कंसर्न है, उनको जो है हमको रिजॉल्व करते हुए पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहां पर, वहां पर बताना है कि एम्प्लॉयमेंट जो एनवायरमेंटल लॉज है शुड बी पार्टिसिपेटरी एंड कंसेंट बेस्ड इन नेचर। कमेंट करें, नॉर्मल से क्वेश्चन है। इसके बाद भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर एमसीक्यू फ्रेम किया गया, उनके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि राष्ट्रपति जी के बाद दूसरा जो सबसे सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का। दूसरा ये कि इनका अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर देखा जाए रैंक में तो सेकंड है, ठीक है, राष्ट्रपति जी के बाद। इसके बाद आर्टिकल 67 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उनका भी ऑफिस जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए वो पद धारण करेंगे, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 में 66 जो आपका उपखंड 3 है उसमें उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्रता की बात वहां पर की गई। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो रिपोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, रिपोर्ट्स ऑन ग्लोबल रेमिटेंसेस और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें से सारी रिपोर्ट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।